बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मोहब्बत इंसान की हमेशा से कमजोरी रही है, बावजूद इसके कि इसकी वजह से अक्सर औकात नागहानी आफात में भी फंस जाता है। वो भी एक ऐसी ही मोहब्बत का शिकारी बना, मगर जब होश आया तो उसे अपनी मोहब्बत का बहुत खौफनाक खमियाजा भुगतना पड़ा। उस घर का माजरा जहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आता था। मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी शरीके हयात रिजवाना से मेरी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, क्योंकि मुझे पुरस्कार कहानियाँ और ड्रोनिया कहानियाँ पढ़ने का जुनून की तक शौक था। इसलिए मैं आज भी किसी खौफनाक और पुरस्कार नावल के हसूल के लिए लाइब्रेरी पहुंचा था। लेकिन क्योंकि मैं तवील अरसे से लाइब्रेरी का मुस्तकिल मेंबर था, इसलिए वहां मौजूद तकरीबन तमाम नावल चढ़ चुका था और अक्सर नए नावलों की आमद का मुंतज़िर रहता था। आज जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो रिजवाना वहां पहले से मौजूद थी और मेरी तरफ पुश्त किए हुए अलमारियों में सलीके से सजी हुई किताबों का जायजा ले रही थी। लेकिन क्योंकि लड़कियां भी अक्सर नावल वगैरह लेने के लिए वहाँ आती रहती थी, इसलिए मैंने कोई खास तवज्जो ना दी और दीवार पर मौजूद इश्तिहार की जानिब मुतवज्जा हो गया, जो नए आने वाले नावल डरकोला का तशरीह पोस्टर था, जो मेरे फेवरेट राइटर ब्रहाम स्टोकर का लिखा हुआ था। मैंने नावल तलब किया तो लाइब्रेरी मुलाजिम ने मासरत अमेज लहजे में जवाब दिया, सॉरी शाह साहब, नावल की एक ही कॉपी बच रही थी और चंद लम्हे कबल वो भी मिस रिजवाना के नाम इशू कर चुका हूँ। यार, आपको पता तो था कि ये मेरा पसंदीदा मौजू है और फिर मैं आपका पुराना और मुस्तकिल मेंबर हूँ। आप मेरे लिए एक कॉपी बचाकर नहीं रख सकते थे? मैंने शिकायती लहजे में लाइब्रेरी मुलाजिम को शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कंधे उचका कर नए आने वाले आदमी की तरफ मुतवज्जा हो गया। ठीक उसी लम्हे करीब से कहीं से आवाज आई। मैंने सर घुमाकर देखा तो वो कातला अपनी सागर झलकाती नजरों को मुझ पर मरकूज किए हुए महू कलाम थी। डरकोला आपका पसंदीदा मौजू है और इत्तेफाक से मुझे भी ये टॉपिक बेहद पसंद है, लेकिन आप क्योंकि पुराने मेंबर हैं, इसलिए नावल पर मुझसे ज्यादा आपका हक बनता है। पहले आप पढ़ ले, मैं फिर ले जाऊंगी। इसने अपने चेहरे पर परवाना वार निसार होने वाली बालों की एक शरीर लट को झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, आप क्योंकि नावल इशू करवा चुकी हैं, इसलिए आप ही पढ़े, मैं कोई और नावल देख लेता हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ये नावल ले जाएं, वरना मुझे शर्मिंदगी रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं ये नावल ले जाता हूँ। भला कौन काफर आप जैसी खतून को शर्मिंदा होते देखना पसंद करेगा? मैंने जल्दी से कहा और नावल इसके मरमरी हाथों से मेरे हाथ में मुंतकिल हो गया और साथ ही मेरी कही हुई बात के रद्द अमल में इसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। आप तो बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं, इसने महबूब से अंदाज में कहा। वो मारा, मैंने दिल ही दिल में नारा लगाया और कहा, आपकी शख्सियत ही ऐसी है मिस रिजवाना के आपके सामने खुद ही ऐसी बातें जुबान से निकल उठती हैं, वरना बंदा किस काबिल है। अगर ये मेरी तारीफ है तो बेहद शुक्रिया, इसने खिलखिला कर हंसते हुए कहा। दरअसल मैं आज पहली दफा इस लाइब्रेरी में आई हूँ और ये नावल भी मैंने सिक्योरिटी जमा करवा के हासिल किया है। वैसे तो मेरे घर पर भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आज बोर होकर घर से निकली थी। बाहर आई तो सोचा कि कोई अच्छी बुक ले चलूं, क्योंकि मेरे ख्याल में तन्हाई के लम्हों में एक अच्छी किताब से बढ़कर और कोई साथ नहीं होता। लेकिन अब शायद मैं दोबारा यहाँ ना आ सकूं, क्योंकि मैं घर से बहुत ही कम निकलती हूँ और हमारा घर भी शहर से बाहर विरान से मुकाम पर है। बहरहाल आपसे मिलने की खुशी साथ लेकर जा रही हूँ। आप वाकई दिलचस्प इंसान है, आप वाकई दिलचस्प इंसान है। मुझे इतना हंसने का मौका कभी नहीं मिल सका जितना इन चंद लम्हों में। इसने एकदम उदास होते हुए कहा, ओहो, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपना पता दे दें, मैं तो ये नावल शाम तक पढ़ लूंगा और वादा रहा कि शाम को मैं खुद पहुंचा दूंगा। वाकई इसने यकलख्त खुश होते हुए कहा, चलिए इस बहाने आप आज की शाम हमारे मेहमान भी बन जाएंगे। हमारे घर में कभी कोई मेहमान नहीं आता, आपकी आमद से यकीनन मेरे अब्बू और अम्मी
अम्मी भी बहुत खुश होंगे। इसने मुस्कुराहट के ढेरों फूल निशावर करते हुए कहा और अपने पर्स में से एक खूबसूरत विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं इसके चेहरे पर बिखरे खूबसूरत रंगों के नजारे से चौंक उठा और कार्ड इसके हाथों से ले लिया। इसके बाद इसने मुझसे इजाजत ली और रुखसत हो गई। मैंने एक नजर लाइब्रेरी मुलाजिम की तरफ देखा जो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कंधे उचकाए और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। घर पहुंचने के बाद भी नावल पढ़ने में मुझे कोई मजा ना आ सका, बल्कि मैं मुसलसल सुनो जुमाल के इस मुजस्सम पैकर के ख्यालों में खोया रहा। जैसे तैसे दिन गुजरा और शाम होते ही नावल उठाकर कार्ड पर मौजूद पते के मुताबिक शहर से बाहर उस मुकाम की तरफ रवाना हो गया जहाँ रिजवाना का घर था। जिस जगह बस ने मुझे उतारा वहाँ सड़क के दोनों तरफ झाड़ियाँ बाकसरत उगी हुई थी और दूर नजदीक कोई इमारत नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता बिल्कुल सामने कच्ची सड़क दूर तक बाल खाती हुई नजर आ रही थी, जिसके दोनों तरफ दरख्तों की लंबी कतारें सर उठाए खड़ी थी। माहौल पर तरीके की चादरें फैलना शुरू हो चुकी थी। मैंने खुदा का नाम लिया और कच्ची सड़क पर चल पड़ा। फिजा पर गहरा सुकून तारी था। हालांकि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त बिखरे हुए थे, लेकिन किसी भी चरिंद परिंद की कोई आवाज बिल्कुल सुनाई न दे रही थी। इस खामोशी और सन्नाटे में मेरे कदमों की चाप बुलंद होकर अजीब अंदाज से सुनाई दे रही थी। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद एक इमारत का साया नजर आया तो मेरे कदमों की रफ्तार तेज हो गई। उस वक्त तक फिजा में मुकम्मल तरीकी फैल चुकी थी। करीब पहुंचकर देखा तो पुराने तर्ज की बनी हुई हवेली नुमा इमारत थी, जो किसी दौर में यकीनन खूबसूरत रही होगी, लेकिन इस जदीद जमाने के हाथों अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी थी। मगर इसके बावजूद बुलंद व बाला दीवारें और इनके दरमियान में लगा हुआ लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा आज भी इस इमारत के जहां जलाल को बरकरार रखे हुए था। इमारत पर मुकम्मल खामोशी का राज था, लेकिन दरवाजे के ऊपर लगे हुए जर्दी माइल बल्ब की रोशनी इमारत की वीरानी की नफी कर रही थी और इस बात का यकीन दिला रही थी कि इमारत में जिंदगी के इसरार मौजूद हैं। मैंने गेट और इसके इतराफ का जायजा लिया तो एक कोने में लगा हुआ डोर बेल का बटन नजर आ गया और मैंने कलमा शुक्र अदा करते हुए इसे प्रेस कर दिया। 1 मिनट 2 मिनट इंतजार किया, लेकिन कोई न आया तो मैंने दोबारा बटन पर उंगली रख दी और काफी देर तक दबाए रखा, लेकिन इस मर्तबा भी नतीजा वही रहा। मैं हैरान होकर तीसरी मर्तबा बटन दबाने ही वाला था कि यकलख्त मेरे कानों को घसीट घसीट पैरों की अजीब सी आवाज सुनाई दी। लगता था कि कोई पैर घसीट कर चलता हुआ गेट की तरफ आ रहा है और फिर चरचराहट के रंगोटे खड़े कर देने वाली अजीब आवाज के साथ दरवाजा आस्ता आस्ता खुलता चला गया। दरवाजे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आ रहा था, जिसका चेहरा दाढ़ी और मूंछों से बेनियाज था। पूरा चेहरा जूरियों की लपेट में था, बाल सफेद और रंग अजीब सी पिलाहट लिए हुए थी। वो दरवाजे में खामोश खड़ा मुझे घूर रहा था और इसकी निगाहें मुझे अपने बदन में सुराख करती हुई महसूस हो रही थी। मैंने गड़बड़ाकर पहलू बदला और हैरत लहजे में कहा, जी वो मुझे रिजवाना ने इनवाइट किया था। आओ, बूढ़े ने करकराती हुई आवाज में झटके से कहा और पलटकर दोबारा पैर घसीट घसीट कर चलने लगा। मैंने अजीब से अंदाज में इधर उधर देखा और फिर डरते हुए इसके पीछे चल पड़ा। इमारत बाहर के मुकाबले में अंदर से ज्यादा दिलकश और साफ सुथरी नजर आ रही थी। खूबसूरत लान में से गुजरने के बाद बूढ़ा बरामदे में चलने लगा और फिर एक कमरे में दाखिल हो गया। जब इसके पीछे मैं भी कमरे में दाखिल हुआ तो एक सोफे पर बिल्कुल इसी डिजाइन की एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आई। वो बूढ़े की कार्बन कॉपी थी। चेहरे की साखत और जूरियों का स्टाइल तक एक जैसा था, सिर्फ इसके लंबे बाल बूढ़े और बुढ़िया के दरमियान फर्क को जाहिर कर रहे थे। मैं हैरतज़दा अंदाज में कुदरत की इस कारागरी का मुशाहिदा कर रहा था कि पीछे से सुनाई देने वाली आवाज ने मुझे बेख्तियार पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया। वो रिजवाना थी जो बड़े शौक अंदाज में अंदर दाखिल होते हुए कह रही थी, ताहिर साहब आप तशरीफ ले आए, ये मेरी मम्मी और ये मेरे डैडी हैं, कहिए कैसे लगे आपको। और मैं बेख्तियार कहते कहते रह गया। बिल्कुल उस बूत घर में रहने वाले बूतों जैसे उस लम्हे बूढ़े की मखसूस करकराती हुई आवाज बुलंद हुई, बल्कि हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता। अब तुम रिजवाना की गलती की वजह से मखसूस वक्त से पहले आ ही गए हो, तो अब तुम हम में से एक हो जाओ, रिजवाना के साथ जाओ और इसके कमरे में जाकर खाना वगैरह खाओ। मैंने बात खत्म करने के बाद रुख तब्दील कर लिया तो मैंने हैरान नजरों से रिजवाना की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में मुझे मुतमिन रहने का इशारा करती हुई मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई और फिर एक राहदारी में दाखिल होते हुए बोली, दरअसल हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता, इसलिए अम्मी अब्बू का बर्ताव तुम्हें कुछ
अजीब सा लगा होगा, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं और मैं सर हिलाते हुए इसकी बात पर ईमान ले आया। वाकई इसके अम्मी अबू बहुत अच्छे थे, वरना मुझे यूं तनहा अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के कमरे में ना भेज देते। काश तमाम लड़कियों के अम्मी अबू ऐसे ही हुआ करें। मैं ऐसी ही बेईमानी बातें सोचता हुआ रिजवाना के कमरे में दाखिल हो गया। कमरा बेहतरीन अशिया से आरास्ता था। खिड़कियों पर रंगीन पर्दे लहरा रहे थे। फर्श पर नरम ईरानी कलीन बिछा हुआ था। एक तरफ खूबसूरत बेड और दूसरी तरफ दीवार के साथ कीमती सोफा सेट पड़ा हुआ था, जबकि दरवाजे के साथ ही टीवी ट्राली पर कलर टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था। एक तरफ एक खूबसूरत अलमारी थी जिसमें बहुत सारी किताबें सजी हुई नजर आ रही थी। रिजवाना ने मुझे सोफे पर बिठाया और बोली, आप बैठे, मैं अभी हाजिर होती हूँ। और फिर चंद लम्हों के बाद ही वो एक ट्राली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई जिस पर खूबसूरत खाने मौजूद थे। फिर रिजवाना ने मेरे साथ ही खाना खाया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी और बात ही बात पर कहके लगाकर मेरे होश पर बिजलियां गिरा रही थी। खाना खाने के बाद रिजवाना ने चाय का एक कप तैयार करके मुझे पकड़ाया। क्या मतलब, तुम नहीं पियोगी? तो वो बोली, नहीं मैं चाय नहीं पीती। मैंने निसार हो जाने वाली नजरों से इसकी तरफ देखा और चाय हलक में अंडेरने लगा, लेकिन अभी मैंने आधा कप ही पिया होगा कि एकदम मेरा दिमाग किसी लड्डू की तरह घुमा और मुझे यूं लगा जैसे मेरी आंखों की रोशनी का फ्यूज उड़ गया हो। कप मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और इसके बाद मैं दुनिया वो माफिया से बेखबर हो गया। आलमी बेखबरी का ये अरसा कितना तवील था बताने से कासर हूँ। और फिर शायद वो गर्दन पर होने वाली शदीद चुभन का एहसास ही था जिसने मुझे होश की वादियों में वापस पलट आने पर मजबूर कर दिया। मैंने घबराकर गर्दन पर हाथ मारा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अलबत्ता टटोलने पर दो बरीक बरीक से निशानों का एहसास जरूर हुआ। आंखें खोलकर माहौल पर नजर दौड़ाई तो अपने साथ पेश होने वाला वाकया याद आ गया। मैं सोफे पर नीम दराज था, वही कमरा था। अलबत्ता खाने की ट्राली या गिर कर टूटने वाला कप नजर नहीं आ रहा था। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठकर खड़ा हो गया कि आखिर मुझे बेहोश क्यों किया गया था, लेकिन मेरी अकल इसकी कोई वजह बयान न कर सकी। नजर घुमा कर देखा तो वो हुसन बहार अफरी अपने बेड पर दराज गहरी नींद सोती हुई नजर आई। ये बात मेरे लिए मजीद हैरानी का बाइस थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो तरीकी के सिवा कुछ नजर न आया। चारों तरफ खामोशी तारी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और बेड की तरफ बढ़ा, क्योंकि इस सिलसिले में रिजवाना के अलावा और कौन बता सकता था। बेड के नजदीक पहुंचा तो हुस्न जमाल ने मुझे अपने सहर में जकड़ लिया। इसकी लंबी जुल्फें बेतरतीब अंदाज में बिखरी हुई थी और लिबास भी बेतरतीब था। इसके सुर्ख यकूती लब गुलाब के ताजा खिले हुए फूल की मद नजर आ रहे थे। मेरी नजरें इसके चेहरे का तवाफ करती हुई इसकी सफेद संगे मरमर जैसी सराहीदार गर्दन पर मरकूज हो गई, जहाँ फड़कती हुई एक रग को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश बेदार हो रही थी। मैं हैरानी से अपनी सोच पर गौर कर रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश शदीद से शदीद होती जा रही थी। और फिर मैं बेख्तियार रिजवाना के वजूद पर झुकता चला गया। जैसे ही मेरे लबों ने रिजवाना की गर्दन को छुआ, मेरे होंठों के दरमियान से दो लंबे दांत नमोदार हुए और इसकी फड़कती हुई रग में दंस गए। मुझे बिल्कुल ये महसूस हो रहा था जैसे मैं घूंट घूंट जिंदगी की शीता कर रहा हूँ। मेरे पूरे वजूद में सुरूर की लहरें रक्स करने लगी और मेरे वजूद पर नशा सा छाने लगा। चंद लम्हों बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो रिजवाना बड़े दिल फेब अंदाज में मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख रही थी। फिर इसने अपने बाजू बुलंद किए और हम एक दूसरे में समाकर एक जान दो कल्ब बन गए। उस दिन से लेकर आज तक मैं इस मकान से बाहर नहीं निकला। मैं वहीं रहता हूँ और हमारे घर में आज भी कभी कोई मेहमान नहीं आता। क्या आप हमारे मेहमान बनना पसंद करेंगे? दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मोहब्बत जरूर कीजिए, लेकिन जरा सोच समझ कर, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।